हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, ये जो रिवीजन क्लास चल रही है ये मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए चल रही है और मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोग यूनिट नंबर 4 का स्टडी कर रहे हैं। यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट नंबर 4 में इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, तो जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा ना, पहले जाके वो वाला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 जिसको बाउंड्री कंडीशन या परिसीमा प्रतिबंध वाला जो चैप्टर है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पहले वो वाला लेक्चर जाके देख लीजिए, ये सेकंड पार्ट है इसका, दूसरा लेक्चर कर रहे हैं हम लोग। एक लेक्चर इससे पहले ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर रिवीजन सेकंड ईयर में जाके देख लीजिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए, तो सेकंड ईयर का रिवीजन कर रहे थे हम लोग और यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। यूनिट नंबर 4 में कुछ बेसिक चीज़ें करके हम लोगों ने लाप्लास इक्वेशन को स्टडी कर लिया था। अभी लाप्लास इक्वेशन के हम लोग एप्लीकेशन है उसके ऊपर आ रहे हैं। किसके ऊपर? लाप्लास इक्वेशन के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं। तो अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे और अनुप्रयोग से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अनुप्रयोग से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। देखो क्या है, हम लोग लाप्लास इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी हमने। ये कुछ स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें बता के मैंने लाप्लास इक्वेशन को 2D और 3 डायमेंशन में एक्सप्लेन किया था। लाप्लास इक्वेशन को 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में हमने कर लिया था। अब देखो एक चीज़ कर रहे हैं हम लोग। सुनो बात को, थोड़ा पेशेंस के साथ में आपको करीबन 4 घंटे के आसपास लगेंगे इस यूनिट को पूरा मेरे साथ में करने में, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ में कर लीजिए, क्योंकि 4 घंटे इस यूनिट के हिसाब से कम ही है। 4 घंटे से कम में और इतनी जल्दी आपको समझ में भी नहीं आएगी, इतना वक्त तो देना पड़ेगा 4 घंटे तो। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। लाप्लास इक्वेशन को हमने बोला था डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ये होता है लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये लाप्लास इक्वेशन होता है। इसका 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में हमने इक्वेशन में क्या किया था? सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था। 2 डायमेंशन इक्वेशन में ऐसे था, ये 2 डायमेंशन इक्वेशन ऐसे था। इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन मतलब साई का वैल्यू कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। फिर 3 डायमेंशन में लिखा था, 3 डायमेंशन में इसके साथ में एक जेड का टर्म और आ जाता था, और फिर उसको हम लोगों ने सोल्व किया था। जब भी हम लोगों ने सोल्व किया तो हम लोगों ने चर पृथक्करण विधि, जिसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं, उससे हम लोगों ने सोल्व किया था इसको। ठीक है, अब हम लोग जो 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन और 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है, उसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, मतलब एप्लीकेशन करेंगे इसके। अब देखो क्या है, सबसे पहले द्विविमीय लाप्लास इक्वेशन का एक एप्लीकेशन करेंगे, 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन का। 2 डायमेंशनल, ये आपको विजिबल है ना एक तरीके से, कहीं पे आपको ठीक तरीके से पढ़ने में नहीं आ रहा, ठीक है ना? एक सेकेंड, हाँ ठीक से समझ तो आ रहा है वैसे। तो 2 डायमेंशनल जो लाप्लास इक्वेशन है उसका एप्लीकेशन देखिए क्या है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसमें है कि 2 चालक प्लेटें होती है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स है, उनके बीच में एक वायर जा रहा है। जैसे 2 कंडक्टिंग प्लेट्स है, ऐसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इनके बीच से एक वायर जा रहा है, एक तार जा रहा है ऐसे, है ना? इसका जो विभव है ना, इसका जो पोटेंशियल है, इसको ग्राउंडेड किया हुआ है, इसको ग्राउंड कर रखा है और इसको भी ग्राउंडेड कर रखा है, भू संपर्कित कर रखा है, दोनों को ग्राउंडेड कर रखा। और इन दोनों के बीच में से एक वायर जा रहा है, इन दोनों के बीच में से क्या जा रहा है? एक वायर जा रहा है। जैसे कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, आयताकार प्लेटें हैं। कैसा है? रेक्टेंगुलर प्लेट्स है, इनके बीच से एक वायर पास हो रहा है। ठीक है, और ये वायर कैसा है? आवेशित चार्ज है, एक चार्ज एक वायर है, इसके ऊपर आवेश है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? इस चार्ज की वजह से इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो कितना होगा, उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में? अब एक बात सुनना ध्यान से, ये आयताकार प्लेटें कैसी है? कंडक्टिंग प्लेट्स है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स है। तो इसके लिए अगर मुझे लाप्लास इक्वेशन काम में लेना हो तो कौन सा लाप्लास इक्वेशन काम में ले सकता हूँ मैं? 2 डायमेंशन वाला काम में, प्लेट है तो एक्स और वाई में मान सकता हूँ, तो 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ। इसके लिए कार्तीय निर्देशांक तंत्र का, कार्टेशियन का कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसके लिए कार्टेशियन इक्वेशन यूज करेंगे और क्या करेंगे, इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स है, दोनों चालक प्लेटें,
इनके बीच में जो तार जा रहा है, वायर पास हो रहा है, इस वायर की वजह से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वायर, ठीक है ना, बिटवीन दीज टू प्लेट्स। चलिए अब इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये एक्स वाई में मैंने दो प्लेट्स लगा रखी है और इनके बीच में, इनके ऊपर भी ग्राउंडेड कर रखा, दोनों प्लेटों को क्या कर रखा मैंने, देखो ग्राउंडेड कर रखा, दोनों प्लेट्स को मैंने भू संपर्कित कर रखा, मतलब इनका विभव जीरो है। ग्राउंडेड कर देते हैं किसको तो उसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल विभव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इनका पोटेंशियल जीरो है। इनके बीच से एक वायर जा रहा है ये, ठीक है, ये वायर जा रहा है, तो हम लोगों को क्या करना, इस वायर की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना इन दोनों प्लेट के बीच में। यू विल हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू प्लेट्स ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर। क्लियर है? चलो अब हम लोग लगाते हैं पूरी मैथमेटिक्स। अब सुनो, कहानी इतनी थी क्वेश्चन की, दो प्लेट है। अब देख लो, इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना, डायग्राम कैसा है। ये ऐसा एक प्लेट जहां पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस उसी पे है, जैसे ये प्लेट है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस इस तरफ ही है और ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ले लिया, जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, राइट। तो एक प्लेट तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे रखी हुई है जहाँ पे एक्स एक्सिस ले रखा हमने, और एक रखी हुई ऊपर, ऐसे है। बस ये डायग्राम 2D में दिखाया हुआ है। इसको भी ग्राउंडेड कर रखा, इसको भी ग्राउंडेड कर रखा है। इस पर भी पोटेंशियल विभव जीरो, इस पर भी विभव जीरो है। और ये वायर है जो बीच में से जा रहा है और कहीं से, और ये यहाँ से कितनी हाइट पे, जैसे वाई एक्सिस है ये, तो y बराबर d दूरी पर है यहाँ से, y इक्वल टू d डिस्टेंस पे ही है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा तो क्या होगा, 0, d। ये प्लेट जो है ना, जैसे ये वाली ग्राउंड ये तो 0 पे है, ये वाली कहाँ पर है, y इक्वल टू a दूरी पर है, a डिस्टेंस पे है, और ये y इक्वल टू 0 पे है, ये y इक्वल टू a पे, बीच में y इक्वल टू d। चमक रहा ना, बिल्कुल सही समझ में आ रहा। ये वाली प्लेट y इक्वल टू 0 पे है, मतलब नीचे है बिल्कुल, ये y इक्वल टू a हाइट पे है और बीच में से वायर जा रहा है y इक्वल टू d डिस्टेंस पे, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो विभव फलन का, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अपने को क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना ना, विभव। तो मान लो विभव जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे दूरी चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज होगी तो अलग अलग होगा, अलग पॉइंट पे विभव अलग होगा, डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो हम लोग विभव को v नहीं लिख के मैं लिख रहा हूँ साई। क्या लिख रहा हूँ, विभव को साई लिख दिया मैंने। फलन फंक्शन को साई लिख रहे हैं ना, तो जो पोटेंशियल का जो फंक्शन है उसको लिख दिया साई। विभव फलन है साई। साई है 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, 2 डायमेंशन की बात करें तो x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो x y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये विभव है। अब लाप्लास इक्वेशन लगाते हैं, तो लाप्लास इक्वेशन 2D वाली लगा सकते हैं इसके लिए। तो लाप्लास इक्वेशन के लिए डेल स्क्वायर साई इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये होता है लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन को थोड़ा डिटेल में लिखा तो ऐसा हो गया। और लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है, ये मिल गया सॉल्यूशन। अब अपने को करना क्या है, सॉल्यूशन तो मुझे डायरेक्ट पता है, जो पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं वो यूज कर लिया डायरेक्ट, ये याद रखना आपको। इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट ये याद रखना, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, लेकिन मुझे मैं क्या करूं, सॉल्यूशन तो मिल गया। अरे भैया ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है ना, कि इस डिस्टेंस पर विभव 0, प्लेट पे ऊपर वाली प्लेट पे पोटेंशियल 0 है क्योंकि ग्राउंडेड करेगा, नीचे वाली प्लेट पे भी 0 है, और भी कुछ सिचुएशन है जैसे इन्फाइनाइट पे चेक करें बहुत दूर, वहां पे भी 0 आएगा। तो इन चीजों का यूज करते हुए ये जो कांस्टेंट है ना A, B, C, D, इन कांस्टेंट को रिमूव करना है, इन कांस्टेंट के वैल्यू कैलकुलेट करना है। बेसिकली बात ये है, उन कंडीशंस का यूज करते हुए, उनको ही तो बोल रहे हैं हम लोग बाउंड्री कंडीशंस, परिसीमा प्रतिबंध, मतलब वो सिचुएशन कंडीशंस गिवन है, उनको इसमें पुट कर करके इन सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बाकी लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया था। तो अपने को पता चला कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए मैं लाप्लास इक्वेशन यूज कर सकता हूँ 2 डायमेंशन वाली, और लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। अब मुझे बस इन चारों कांस्टेंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कि मैं बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हुए कर सकता हूँ। तो चलिए करते हैं। देखो ये ऐसा है, y इक्वल टू y नहीं है, साई, साई इक्वल टू ये है क्या है, a e टू पावर
के एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस के एक्स, ये तो पहला पार्ट है उसका। सेकेंड पार्ट क्या है, सी कॉस के वाई प्लस डी साइन के वाई, ये है। अब कंडीशंस देखो क्या क्या है इसके अंदर। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि y इक्वल टू जीरो पर साई का वैल्यू जीरो है। एक चीज पता है, y इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, पहली प्लेट कहाँ पे है, नीचे है, वो ग्राउंडेड है, तो y इक्वल टू जीरो पे है, वो पहले नीचे रखी हुई है, तो y इक्वल टू जीरो पे है वो प्लेट, और वहाँ पे क्योंकि वो भूसंपर्कित है, ग्राउंडेड है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होता है। कोई भी ग्राउंडेड होता है उसका पोटेंशियल जीरो होता है, तो y इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या आएगा, जीरो होना चाहिए। पोटेंशियल जीरो मतलब पोटेंशियल, ये पोटेंशियली तो विभव क्या होना चाहिए, जीरो। तो y इक्वल टू जीरो पे साई क्या होगा, जीरो होगा। साई जीरो होगा तो साई का वैल्यू जीरो रखो, साई का वैल्यू आ गया जीरो। इधर ऐसा कैसा, y का वैल्यू कितना है, जीरो, तो y का वैल्यू रखो जीरो। y जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, इधर जीरो इधर जीरो। अब साइन जीरो आ गया यहाँ पे, तो साइन तो जीरो हो जाता है, ये टर्म तो जीरो हो गया। क्या बचा, ये टर्म बचा। कोस में भी जीरो रखेंगे तो कोस वन हो गया, सी बचा यहाँ पे, तो ये सी बचा। अब ये जीरो के बराबर है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा टर्म जीरो हो गया, मतलब x का तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो x का पूरा टर्म ही जीरो हो गया, तो हम फिर बात किसकी कर रहे हैं, फिर तो x का सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये तो जीरो होगा नहीं, ये वाला जीरो होगा, मतलब c विल बी जीरो, तो c जीरो हो गया। अब मुझे ये पता चल गया इसमें c क्या है, जीरो है। एक कॉन्स्टेंट का वैल्यू पता चल गया, रख दो इसका वैल्यू, तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये हट गया, बाकी की ये और ये बचा भी, तो रखो इसका वैल्यू। रखा तो साई इक्वल टू क्या मिला, ये तो पूरा का पूरा आ गया, इसमें सी हट गया, ये मिल गया अपने को। इतना क्लियर है, इतना मिल गया। ये एक कांस्टेंट का वैल्यू तो मिल गया, बाकी के तीन कांस्टेंट के वैल्यू और कैलकुलेट करने हैं। चलो आगे करते हैं, आगे देखो कुछ और जुगाड़ करते हैं। अब मुझे पता है कि देखो नीचे वाली जो प्लेट थी ना, नीचे वाली प्लेट ये कहाँ थी, x इक्वल्स टू ए पे थी, सॉरी x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो पे, जीरो हाइट पे थी नीचे। ऊपर वाली जो प्लेट थी वो कहाँ पे थी, y इक्वल टू ए पे थी। ये तो ऐसा था, y का मैं ऐसे ले सकता हूँ, y ऐसा, ये y इक्वल टू जीरो पे था, ये y इक्वल टू ए डिस्टेंस पे है ना। अब y इक्वल टू ए, ये भी ग्राउंडेड है, तो इस पे भी जीरो होगा पोटेंशियल का वैल्यू, तो y इक्वल टू ए पर भी साई क्या होगा, जीरो। तो सेकंड कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, वो पहले बाउंड्री कंडीशन होगी, दिस इज सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो y इक्वल टू ए पर भी क्या होगा, साई इक्वल टू जीरो, साई इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल टू ए रखो, इसमें a रखा, इसमें भी, इसमें तो क्योंकि x में है y का ही रखना वैल्यू, तो इसमें a रखा, तो ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के बराबर। अब देखो फिर से ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जीरो होगा, d साइन के ए जीरो होगा। अब अगर मैंने d को जीरो कर दिया तो c तो ऑलरेडी जीरो हो गया, d भी जीरो हो गया, तो y का तो पूरा ही टर्म हट जाएगा। तो y का पूरा ही हट गया, तो फिर y डायमेंशन की तो जरूरत ही कहां पड़ी। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट जीरो नहीं होगा, इस टर्म की वजह से जीरो आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सुन लो यहाँ से, d जीरो नहीं होगा तो ये जीरो होगा, और ये जीरो होगा, तो ये साइन के ए जीरो कब हो सकता है, साइन के ए जीरो कब हो सकता है, जब के ए मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो, पाई, जीरो, 2 पाई, 3 पाई, इस तरीके से हो, मतलब के ए थीटा का वैल्यू कितना हो, एन पाई के इक्वल हो, तो के का वैल्यू लिख दिया एन पाई, और के का वैल्यू क्या हो गया, एन पाई बाई ए। तो के का वैल्यू मिल गया मुझे यहाँ से, डी का तो नहीं मिला मुझे, के का वैल्यू मिल गया। तो के का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एन पाई बाई ए, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो के का वैल्यू लिख दिया मैंने, के का वैल्यू यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, और यहाँ पे भी लिख दिया, तीनों जगह लिख दिया। चलो आगे चले, अब कुछ और बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। अब मुझे पता है कि जैसे इसमें ऐसा है, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि एक सिचुएशन ऐसा है कि ये जो वायर है, जैसे वायर यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, वायर यहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से, x इक्वल टू जीरो से पास हो रहा है, x इक्वल टू जीरो पे है वायर। तो इधर वाले जो रीजन है ना, इधर वाला जो क्षेत्र है उसको फर्स्ट बोल दो, इधर वाले को सेकंड बोल दो। इधर वाला जो रीजन है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक है, और इधर वाला जीरो से लेके इन्फिनिट तक है, इधर का और उधर का, समझ में आ रहा ना, इधर का और उधर का। अब देखो माइनस इन्फिनिटी पे अगर, या प्लस इन्फिनिटी पे, अनंत दूरी पे चेक करो, अनंत दूरी पे भी विभव जीरो होता है, इन्फिनिट पे भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, तो इन्फिनिट पे पोटेंशियल जीरो होगा। मतलब मैं अगर मैं मान लो माइनस इन्फिनिट रख दूं, x का वैल्यू, x का वैल्यू माइनस, पहले y के लिए कंडीशन दी दो, y के लिए चेक कर लिया, अब मैं माइनस इन्फिनिटी पे और प्लस इन्फिनिटी पे चेक करूंगा x के लिए, तो x का वैल्यू रखो माइनस इन्फिनिटी,
तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखा है यहाँ पे, तो a e टू पावर माइनस इन्फिनिट, तो ये माइनस इन्फिनिट हो गया। और यहाँ पे रहेगा b e टू पावर माइनस इन्फिनिट, तो माइनस पहले से ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिट। इसमें तो y में है, x का वैल्यू पुट करें तो इसमें तो कुछ रखेंगे नहीं, ऐसा आ गया। अब देखो e टू पावर इन्फिनिट तो क्या होता है, इन्फिनिट हो गया, और e टू पावर माइनस इन्फिनिट क्या होता है, जीरो होता है। ये जीरो कैसे होता है, e टू पावर माइनस इन्फिनिट क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू पावर इन्फिनिट, तो नीचे वाला इन्फिनिट हो गया, और e टू पावर माइनस इन्फिनिट को 1 अपॉन e टू पावर इन्फिनिट लिख सकता हूँ, और e टू पावर इन्फिनिट क्या होगा, इन्फिनिट, तो 1 अपॉन इन्फिनिट क्या होगा, जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाता है, तो ये टर्म तो हो गया जीरो, ये बच गया इन्फिनिट, तो ये फाइनली ऐसा मिला। अब इसकी वजह से पूरा इक्वेशन ही इन्फिनिट जा रहा है, इसका मतलब इसको हटा दो ना, इन्फिनिट जा रहा है पूरा इक्वेशन ही, तो फिर तो हम लोग सॉल्यूशन कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये पूरी सिचुएशन को बिगाड़ रहा है, तो इसको हटा दो, मतलब ये जो कांस्टेंट है ये जीरो होगा, इसका मतलब ये है ये कांस्टेंट है जीरो होगा, क्योंकि ये टर्म हटाना पड़ेगा यहाँ से, और ये टर्म कब हट सकता है, जो इसका कांस्टेंट जो b है ना वो क्या हो जाए, जीरो। तो इसका मतलब है कि b का वैल्यू क्या होना चाहिए, b शुड बी जीरो, तो b शुड बी जीरो, तो यहाँ से b भी जीरो हो गया, तो ये भी हट जाएगा यहाँ से। अब दो टर्म बचेंगे, मतलब इसको हटा दो, दो टर्म बचेंगे, ये और ये, देखो a वाला बचा और d वाला बचा, दो टर्म बच गए। चलिए आगे देखिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने। सिंप्लीफाई क्या किया, a और d दोनों कांस्टेंट है, दोनों को एक नया कांस्टेंट लिख दिया an, क्या लिख दिया an, ऐसे लिखा, सबस्क्रिप्ट में है, नीचे है ये, ठीक है ना, ये ऐसा मिल गया। ये तो अभी सिंपली हमने इक्वेशंस को सोल्व कर लिया, लाप्लास इक्वेशंस को सोल्व किया और चीज़ों के कांस्टेंट्स के वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। अब ये एक कांस्टेंट और रह गया, ये an रह गया, एक तरीके से दोनों कांस्टेंट मिलके an एक कांस्टेंट रह गया। अब इसका वैल्यू और कैलकुलेट करेंगे। इसके वैल्यू के लिए कैलकुलेट करने के लिए देखो, अभी सुनो, पहली बात, ये मैंने जो चीज़ कैलकुलेट की है ये कौन से रीजन में कैलकुलेट की, जिसमें मैंने बताया दो रीजन हो गए, ये प्लेट के बीच में, ये x इक्वल टू जीरो, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से वायर पास हो रहा है, तो एक रीजन तो इस तरफ का हो गया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और एक जीरो टू इन्फिनिटी इधर, तो ये वाला फर्स्ट रीजन, पहला क्षेत्र, ये दूसरा क्षेत्र है। तो फर्स्ट एक जो क्षेत्र है, फर्स्ट एक क्षेत्र का जो इसमें विभव का वैल्यू है वो उसको बोल दिया psi1, तो फर्स्ट के लिए कैलकुलेट कर लिया ये, क्योंकि इधर माइनस इन्फिनिटी की कंडीशन लगाई थी ना, इधर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इधर इन्फिनिटी पे वैल्यू पुट करेंगे, प्लस इन्फिनिट पुट करेंगे x का वैल्यू, और फिर कैलकुलेट करेंगे। देखो करते हैं, ये पहले रीजन के लिए हो गया, इधर वाले रीजन के लिए हो गया, इधर वाले रीजन के लिए चेक करते हैं। इधर वाले रीजन के लिए देखो कौन से क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जीरो से इन्फिनिटी वाले के लिए, मतलब इस तरफ वाले के लिए। इस तरफ वाले के लिए इन्फिनिट पे क्या होगा, साई जीरो, वही इन्फिनिट पे जीरो होना चाहिए। वेव फंक्शन इस तरीके से होता है कि इन्फिनिट पे जाके पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल वेव फंक्शन किसको शो करा, पोटेंशियल विभव को, अनंत पर विभव जीरो होता है, तो अनंत पर विभव जीरो हो जाएगा अगर x का वैल्यू इन्फिनिट पुट करूंगा तो x का वैल्यू इन्फिनिट पुट करो, इन्फिनिट पुट कर दिया, इन्फिनिट पुट कर दिया। अब देखो ये तो e टू पावर माइनस इन्फिनिट है ये टर्म, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये जीरो नहीं होगा, ये इस टर्म को क्या ले जाएगा, इन्फिनिटी पे ले जाएगा, तो ये टर्म इन्फिनिट हो गया, मतलब इधर जीरो चल रहा है और ये इसको इन्फिनिट बना रहा है, तो ये तो मैथमेटिकली कभी करेक्ट होगा ही नहीं ना, इसका मतलब ये सारा काम बिगाड़ रहा है, इसको हटा दो, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इस तरीके का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होने दे रहा, तो ये नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ये a जो है ना, इसमें जो a है वो जीरो होगा, तभी ये सिचुएशन सेट हो पाएगी, तो a क्या होगा, जीरो। इसका मतलब है कि इधर वाले रीजन के लिए a को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तो इसके लिए a जीरो होना पड़ेगा, b आ जाएगा इसमें, तो इसमें a को हटा दिया तो b वाला पार्ट बच गया और ये पार्ट बच गया, तो b वाला पार्ट बच गया और ये पार्ट बच गया। इधर वाले रीजन के लिए a वाला और d वाला पार्ट बचा था, इधर वाले रीजन के लिए b और d बच गया, राइट। चलिए आगे देखिए, तो ये b और d आ गया। अब देखो b और d को फिर हमने नया कांस्टेंट लिख दिया, जैसे वहां पे a इंटू डी को क्या लिखा था, a n लिखा था, यहाँ पे b इंटू डी को क्या लिख दिया, b n लिख दिया, नया कांस्टेंट लिख दिया। अब मुझे दो रीजन, ये जो वायर था, वायर के इस तरफ साई फर्स्ट ले लिया, मतलब विभव का मान इस इक्वेशन से दे देंगे, साई फर्स्ट वाले से, इधर साई सेकंड, जो v लिखते हैं ना विभव को, पोटेंशियल को v लिखते हैं, वो v है, बस यहाँ साई से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो साई सेकंड साई फर्स्ट दोनों रीजन में अपने को आ गए, बस ये एक कांस्टेंट नहीं मिला a n और b n, ठीक है। चलिए इस कांस्टेंट का जुगाड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, और हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। अब मुझे ये पता है क्या होता है कि ये जो होता है कंटिन्यूटी का इक्वेशन होता है, इसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप ऐसा होता है, इधर साई फर्स्ट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, इधर साई सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो के बीच में अगर आपको कहीं पर भी कैलकुलेट करना है विभव का मान, तो आप साई फर्स्ट वाली इक्वेशन से कर लो, इधर वाले के लिए करना साई सेकंड वाली इक्वेशन से कैलकुलेट कर लो पोटेंशियल का वैल्यू। बट
ये कंटिन्यू होता है इस तरीके से, तो कि ये कंटिन्यूटी को फॉलो करने के लिए एक सिचुएशन इससे बनती है कि ये जो बीच वाली बाउंड्री है ना, मतलब x बराबर 0 पे, x इक्वल टू 0 पे साई फर्स्ट और साई सेकंड क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो साई फर्स्ट और साई सेकंड क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वेशन से जो सॉल्यूशन मिले ना उन दोनों को इक्वल कर दिया और x का वैल्यू पुट कर दो 0। तो x e की पावर पे था, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, y वाले सेम है। तो देखो यहाँ से e टू पावर 0 आ गया, e टू पावर 0 हो गया, 1 हो गया, तो ये सेम है। तो a n और b n इक्वल हो गए। तो a n और b n अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या बनता है, ये साई फर्स्ट का वैल्यू आ गया और साई सेकंड का वैल्यू आ गया। एक में a n चल रहा था, एक में b n चल रहा था, दोनों को a n लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां तक सिस्टम सेट हो गया, a n में आ गए साई फर्स्ट और साई सेकंड दोनों के वैल्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे a n का भी वैल्यू नहीं मिला, तो a n का वैल्यू निकालने के लिए एक सिचुएशन और लेंगे हम लोग। जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो नहीं हो रहा, जो वायर पे चार्ज है ना, आवेश है, उसका कुछ यूज करके हम लोग कुछ यहाँ पे सिचुएशन बनाएंगे। तो देखो उसका ये चीज़ ध्यान रख लेना भैया, याद रख लेना इसको। कोई भी आवेश होता है तो जैसे ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू, ये डेल्टा वाई माइनस डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन आप ध्यान रखना। तो उस वायर के लिए पर्टिकुलर गिवन है ये, आवेश के लिए और आवेश घनत्व के लिए, चार्ज और चार्ज डेंसिटी के लिए। और ये किसके इक्वल आएगी, जो फर्स्ट वाला जो है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन, उनका दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। ये इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना, अभी के लिए ये ध्यान रखिए। अब मुझे क्या करना है, ये इधर वाला तो चलो मैं कैलकुलेट कर लूंगा कैसे भी, मेरे को पता है कि ये वाला होता है, लेकिन इधर वाला ये साई फर्स्ट का x के फर्स्ट गिवन है, सेकंड गिवन है, दोनों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके माइनस कर देना। फर्स्ट सेकंड अभी ऊपर कैलकुलेट किया, ये सेकंड राइज के ऊपर फर्स्ट था, तो इन दोनों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे पुट करो। तो दोनों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे इसका कर दिया, इसका भी करेंगे, दोनों का x के रिस्पेक्ट में, तो y वाला टर्म तो कांस्टेंट रह जाएगा, केवल x वाला बचेगा। दोनों का टर्म का कैलकुलेट किया तो फाइनली ये मिला मुझे, ये टर्म मिला मुझे फाइनली, ये टर्म मिला। और इसको सोल्व करने का तरीका देखो, इसको सोल्व करने का तरीका देखो, यहाँ पे चल रहा है साइन एन पाई वाई बाई ए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन एम पाई वाई बाई ए, यहाँ पे n था, यहाँ पे m है, नए टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया y के रिस्पेक्ट में, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। अब इधर ये इस टाइप का टर्म मिल गया, इधर इस टाइप का टर्म मिल गया। इधर ये डेल्टा फंक्शन चल रहा है, इसको डिराक डेल्टा भी बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन है ये। इसका जो इंटीग्रेशन है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, और इसका इंटीग्रेशन है उसका अलग फॉर्मूला होता है। अभी देखो क्या होगा, इधर वाला जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना, ये डिराक डेल्टा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है, ध्यान से सुन लो, छोटी छोटी चीजें हैं, ये फर्स्ट यूनिट में आता है डिराक डेल्टा का। तो इसका एक प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लो कि डिराक डेल्टा फंक्शन आ रहा है इंटीग्रेशन में ऐसे इस तरीके से कुछ, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है x माइनस है, और यहाँ पे कोई फंक्शन है, इसके साथ में कोई भी फंक्शन लिखा हुआ, साइन कोस कुछ भी आ सकता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो ना आप 0 से a तक, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा, ये जो यहाँ पे x माइनस समथिंग लिखा हुआ ना, ये लिख दो आप x की जगह पे, वो आ जाएगा इसका, जैसे मतलब f a आ गया, ये a था ना, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें सेम चीज ये हो रही है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा y माइनस डी, एक तरीके से y में हो रहा है, ये x में था, यहाँ पे a की जगह क्या है, d है, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये रहा साइन m पाई y बाई a। तो यहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल है y, तो इसका मतलब है कि y यहाँ पे जैसे a की जगह मैंने x लिखा था, x की जगह a लिखा था, यहाँ पर y की जगह क्या लिखो आप, d लिख दो। तो ये देखो f डायरेक्ट फंक्शन आएगा, डायरेक्ट फंक्शन आएगा, फंक्शन साइन m पाई y की जगह d आ गया अपॉन a, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये नीचे चल रहा था, ये बाहर चल रहा था, बाहर आ गया ये इसका लेफ्ट साइड वाले का इंटीग्रेशन आ गया, ये वाला डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज किया हमने। और राइट की तरफ जो है ना, उसका देखो, राइट की तरफ, राइट हैंड साइड में जो सिचुएशन लिखी हुई है उसमें ऐसा बन गया, और उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेशन है, उसमें ऐसा बोला गया ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे मान लो ऐसा है साइन एन थीटा साइन एम थीटा इंटू डी थीटा है, तो ये a/2 होगा इसका सॉल्यूशन। अगर लिमिट है a से 0 से a, तो ये इसका सॉल्यूशन कितना होगा, a/2, अगर दोनों m और n इक्वल है तो, और दोनों इक्वल नहीं है तो 0 होगा। अब हम लोग इक्वल वाली सिचुएशन मान के चल रहे हैं, नहीं तो 0 हो गया तो फिर वो खत्म हो जाएगा।
तो हम लोग इक्वल वाली सिचुएशन लेके चल रहे हैं। अब इक्वल वाली सिचुएशन है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा a/2, तो इसका वैल्यू a/2 आ जाएगा। तो ये जो है इसका a/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचा, ये इतना सा बच गया n/an। ये इस इंटीग्रेशन का राइट हैंड साइड वाली का वैल्यू आ गया। लेफ्ट हैंड साइड वाले का इंटीग्रेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, राइट हैंड साइड वाले का इधर से कर लिया, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल किया तो हमारे पास में ये आ गया। अब यहाँ से an कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना था ना, an का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसको इधर भेज दो, ये an का वैल्यू मिल गया। an का वैल्यू वहाँ पे रख दो, साई फर्स्ट में साई सेकंड में, तो an का वैल्यू साई फर्स्ट में रखा तो ये इक्वेशन बन गया, और साई सेकंड में रखा तो ये इक्वेशन बन गया। ये आ गया, ये आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये आ गया आपका वो जो चालक प्लेट थी, जो चालक प्लेटें थी, जो भी इनके बीच में जो वायर रखा हुआ था, इस ड्यू टू दिस वायर इस रीजन में आपका पोटेंशियल, जिसको साई फर्स्ट से लिख रहा है और इस रीजन में साई सेकंड से लिख रहे हैं पोटेंशियल को, इन दोनों का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप। क्लियर है, ये चीज है, इसको थोड़ा रिपीट कर लेना। अब 3 डायमेंशन के लिए बात करेंगे, और 3 डायमेंशन के लिए हम 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन काम में लेंगे। 2 डायमेंशन के लिए 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन काम में ले रहे थे, अभी 3 डायमेंशन के लिए 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन काम में लेंगे। ठीक है, अब आयताकार बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर क्या है बॉक्स है अपने पास, उसके लिए काम में लेंगे। ये 2D वाला काम में समझ में आया ना, क्या करना है बेसिकली करना क्या है, हमारे पास में जो सिचुएशन गिवन है 2D की, तो 2D के लिए लाप्लास इक्वेशन यूज करेंगे, उसका सॉल्यूशन अपने को पता, इस सॉल्यूशन में जो भी कांस्टेंट है ना उनका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है ना उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से एक एक चीज़ मिटती जाएगी, एक एक चीज़ हटती जाएगी, और फाइनली जाके सॉल्यूशन बहुत छोटा मिलता जाएगा। तो यही है, ये बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं इनको, अलग अलग कंडीशन लगा के हम लोग एक एक कांस्टेंट को हटाएंगे और फाइनली क्या करेंगे, फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये नोट्स में सेंड कर दूंगा, जिसको भी चाहिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, तो यहाँ से ही मिल गया। अब 3 डायमेंशन के लिए बात करेंगे, और 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन में देखो हम लोग क्या काम में ले रहे हैं। इसके लिए जैसे एक आयताकार चालक बॉक्स में विद्युत विभव, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2 बार पूछा गया। आयताकार चालक बॉक्स में विद्युत विभव, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके अंदर अपने को पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब जैसे पहले प्लेट वाला सिस्टम था तो 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन लगा ली, अभी ये जैसे बॉक्स का आ गया तो 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन अप्लाई करनी है, तो उसके लिए देखो क्या करें हम लोग। हमने एक बॉक्स ले लिया, और इसके जो डायमेंशन है ए लंबाई है, बी चौड़ाई है, और डी क्या है इसका, ए बी सी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इसकी, ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट है, ठीक है। और क्या क्या है, और भी कुछ चीज़ें ली गई है। चीज़ें ये ली गई कि जो नीचे वाला है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डायरेक्शन लिया मैंने, ये जेड डायरेक्शन लिया, इसमें कुछ चीज़ें ली गई है। जैसे ये जो नीचे वाला ये फेस है, ये जो फलक है, इस पर विभव का वैल्यू क्या है, पोटेंशियल 0, इस पे पोटेंशियल 0, इस पे पोटेंशियल 0 है। ये जो ऊपर वाला है ना, जहाँ पर z इक्वल टू सी हाइट पर है, ये मतलब जो छत है इस बॉक्स की, इसके ऊपर जो पोटेंशियल है, विभव है, वो है v x, y, ये गिवन है, v x, y, ये इसके ऊपर पोटेंशियल है c हाइट पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो, ये बाउंड्री कंडीशन है। साई का वैल्यू, ये कुछ लिख के गलत लिख के काटा हुआ है, साई इसमें लिखा हुआ है साई x इक्वल टू 0 पे 0 है, ऐसे लिखा हुआ है ये सारा, साई x इक्वल टू a पे क्या है, 0 है, इस तरीके से। तो साई इस पे x का वैल्यू 0, जिस दीवार पे साई का x का वैल्यू 0 है, उस पे भी 0 है, इस दीवार पे भी 0, इस दीवार पे भी 0, इस दीवार पे भी 0, उस दीवार पे 0, पे सामने ऊपर वाले पे भी क्या है, v इक्वल टू x y है, v x, y। बाकी सारे दीवारों पे, सारे फलकों पे, सारे फेसेस पे क्या है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। ये कुछ बाउंड्री कंडीशन गिवन है। इन बाउंड्री कंडीशन का यूज कब करना, जब मैं लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करूंगा, तो वो जो कांस्टेंट की वैल्यू हटाने के लिए काम में लेना ना, तो ये पुट करते रहना है, जैसे वहाँ पे 4-5 करे थे हमने, वैसे ही। चलिए देखो, तो लाप्लास इक्वेशन 3 डायमेंशनल, जो लाप्लास इक्वेशन है 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, तो 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि ये क्या है, बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, 3 डायमेंशनल बॉक्स है, तो उसके लिए यूज करना है। तो लाप्लास इक्वेशन ये होता है, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये इसका साई को हम लोग इस तरीके से करके इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, और सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, तीनों टर्म का कैलकुलेट करते हैं, एक्स का, वाई का और जेड का, इन तीनों के सॉल्यूशन ये होते हैं। हम लोगों ने पहले किए थे फर्स्ट लेक्चर में।
इन तीनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो लाप्लास इक्वेशन का अपने पास में क्या मिल जाता है, फाइनल सॉल्यूशन। ये फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है अपने को। ये तीन टर्म मिलते हैं ना इसमें, 1 2, ये एक्स, ये स्मॉल एक्स में, ये स्मॉल वाई में, ये स्मॉल जेड में, ठीक है ना। ये पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, वहीं से उठाए। आप ये डिटेल नहीं लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ये बीच वाला ये वाला पोर्शन नहीं लिख के डायरेक्ट ये तीनों चीज़ें भी लिख सकते हो। इसका मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन बताए थे ना, वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यूज कर रहे हो। अब अगर आप उनको भी कैलकुलेट करोगे फिर ये करोगे तो फिर तो शाम हो जाएगी आपको, ठीक है ना। चलो तो देखो साई का वैल्यू आ गया, मतलब विभव का वैल्यू। पोटेंशियल को साई ले रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल को साई से लिख रहे हैं, साई का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या लगाना, परिसीमा प्रतिबंध बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, और ये जो कांस्टेंट है ना A B C D E और F, इन सबको हटाना है और इनके वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। बस बेसिक सा टारगेट ये है मेरा, ठीक है। चलो एक एक को चलते हैं। पहला बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूँ मैं x डायरेक्शन में, तो x इक्वल टू 0 पे मुझे पता है कि x इक्वल टू 0 पे वो जो दीवार मिली है उस दीवार पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो 8x इक्वल टू 0 पे साई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। साई मतलब पोटेंशियल विभव, साई 0 होना चाहिए। तो साई क्या होगा, 0। अगर मैं x का वैल्यू 0 रख दूँ, यहाँ पे भी 0 रख दूँ और यहाँ पे भी 0 रख दूँ, तो रखो 0। तो यहाँ पे भी 0 तो cos का 0, ये तो हो गया 1, cos वाला तो cos 0 तो 1 हो गया। साइन 0 ये तो खुद ही हट गया, साइन 0 0 हो गया। इसमें क्या बचा, a बचा, तो इसमें बचा a और बाकी ये y वाला z वाला तो बच जाएगा वैसा का वैसा। इसमें x का वैल्यू क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया, तो इसमें बचा a। अब देखो ये 0 होना चाहिए, इक्वल क्या होना चाहिए, 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, ये भी 0 हो नहीं सकता, जैसे मैंने पहले सिखाया था वैसे। इसका मतलब है कि a क्या होगा, 0 होगा। तो a 0 हो गया, मतलब a कांस्टेंट का वैल्यू तो मिल गया मुझे, a कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया मुझे, क्या मिला, a का वैल्यू 0 हो गया। मतलब ये टर्म हट जाएगा। अब ओनली इस सॉल्यूशन के अंदर, फाइनल सॉल्यूशन में ये b वाला टर्म बचेगा और बाकी के ये टर्म बचेंगे। तो एक बाउंड्री कंडीशन लगाई और एक अपने को क्या मिल गया, a कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, तो a का वैल्यू 0 कर दिया। आगे देखिए दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई, तो a का वैल्यू 0 किया, तो b वाला पार्ट ही बचा, बस ये b वाले पार्ट के साथ में लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं, x इक्वल टू a पे भी, x इक्वल टू 0 पे भी क्या है, पोटेंशियल 0, x इक्वल टू a पे भी 0 है, y इक्वल टू 0 पे भी 0 है, y इक्वल टू b पे भी 0 है। इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में लिखी है बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, x इक्वल टू a पे भी क्या होगा, 0। तो x इक्वल टू a रखो, फिर से इसमें a रखो, ये रखा a, तो ये a रखा, तो ये क्या होगा, फिर से ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 होगा नहीं, ये 0 होगा नहीं, तो इसकी वजह से ही 0 होगा, तो ये क्या होगा, ये 0 होगा। अब इस टर्म में ऐसा भी हो सकता है कि b 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, लेकिन मैंने बताया था लास्ट जो डेरिवेशन था उसमें भी कि b को 0 कर दिया तो फिर तो x वाला तो पूरा ही पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि a वाला तो पहले 0 हो गया, b वाला भी 0 हो गया, तो x का तो पूरा ही पार्ट खत्म हो जाएगा। तो b कांस्टेंट 0 नहीं होगा, इसका मतलब कि ये वाला टर्म 0 होगा और ये वाला टर्म 0 होगा, मतलब साइन अल्फा a 0 होगा। और साइन थीटा कब, मतलब साइन का वैल्यू कब 0 हो सकता है, जब ये जो थीटा है ना एंगल अल्फा a, ये क्या हो जाए 0 पाई 2 पाई इस तरीके से मिले, है ना, मतलब कि क्या n पाई मिल जाए, ये क्या मिल जाए n पाई। तो यहाँ से देखो अपने को इसका वैल्यू अल्फा a क्या हो जाएगा n पाई, तो a का वैल्यू मिल गया अपने को n पाई बाई अल्फा, सॉरी ये किसका, अल्फा का वैल्यू मिल गया अपने को। अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से a के टर्म्स में, अल्फा क्या मिल गया n पाई बाई a, तो अल्फा का वैल्यू n पाई बाई a लिख सकता हूँ मैं। तो अल्फा का वैल्यू n पाई बाई a रख दिया, तो अल्फा का वैल्यू n पाई बाई a रखा वहाँ पे ऊपर, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू n पाई बाई a रखा, तो फाइनली क्या मिला अपने को, ये सॉल्यूशन मिल गया। तो दो बाउंड्री कंडीशन लगाई मैंने और दो बाउंड्री कंडीशन का नतीजा ये हुआ कि एक तो एक a जो था वो हट गया, दूसरा अल्फा का वैल्यू मिल गया, b तो नहीं हटा लेकिन अल्फा का वैल्यू मिल गया, और ये दो चीजें मिल गई। अब मैंने x डायरेक्शन में दो बाउंड्री कंडीशन लगा दी, x इक्वल टू 0 पे साई 0 हो गया और x इक्वल टू a पे साई 0 हो गया। अब क्या करूंगा, अब y में लगाता हूँ, अब क्या करता हूँ, y इक्वल टू 0 पे भी साई 0 होता है और y इक्वल टू a पर भी साई क्या होता है 0 होता है। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से यहाँ पे ये y वाला जो टर्म चल रहा है ना, इसमें से चीजें कम होगी, वो वैसे ही कम होगी जैसे पहले किया। तो y देखो y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे क्या होगा, साई क्या होगा 0 होगा, तो साई 0 किया, ये साई क्या हो गया 0 हो गया, और y इक्वल टू 0 पे, तो इस टर्म की वजह से हो रहा है, तो मतलब ये टर्म 0 होना चाहिए, तो ये टर्म 0 होगा। तो इस टर्म में देखो क्या क्या है, इस टर्म में y का वैल्यू 0 पुट करो, तो इसमें y का वैल्यू 0 पुट किया तो साइन ये 0 हो गया, ये कॉस ये 0 कर दिया। अब देखो साइन वाला तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, यहाँ पे बचा कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पे बचा c, इसका मतलब हो गया c 0 हो गया,
तो इसका मतलब है कि इसमें सी जीरो होगा, तो सी वाला टर्म हट जाएगा, ओनली डी वाला टर्म बचेगा। ठीक है, ये हटा दो, फिर डी वाले टर्म के साथ में ही रख दो, इसको हटा दो। तो इसको हटा के रखा तो केवल डी वाला टर्म बचा, इसमें से ये टर्म जो चल रहा था वो आ गया, इसका ये आ गया, इसका पूरा आ गया। अब फिर से अप्लाई करूंगा, अभी तो y इक्वल टू जीरो पे लगाया है, y इक्वल टू जीरो पे, अब y इक्वल टू ए पे लगाऊंगा। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा y इक्वल टू ए पे, तो अभी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं y इक्वल टू ए पे, c इक्वल टू जीरो मिल गया एक तो y इक्वल टू ए पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, सॉरी ए पे नहीं b पे, क्योंकि x डायरेक्शन में तो a दूरी थी, वो y डायरेक्शन में मैं b मान रहा हूं उसको। y डायरेक्शन में कितनी दीवार कितनी दूरी पे, b पे, क्योंकि ये घन नहीं है, क्यूब नहीं, क्यूबोइड है, घनाभ है, तो ए बी सी ऐसे हैं, लंबाई चौड़ाई और हाइट इसका जो भी है। तो देखो y इक्वल टू बी पे क्या होगा, साई क्या होगा, जीरो होगा, तो y इक्वल टू बी पे भी साई को जीरो कर दिया, तो y का वैल्यू रखो b और साई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो साई जीरो हो रहा है, किसकी वजह से जीरो हो रहा है, इस टर्म की वजह से, इसका मतलब ये टर्म जीरो होगा, तो ये टर्म जीरो हुआ, ये टर्म जीरो हुआ, तो इस टर्म में डी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि डी जीरो हो गया, पहले सी तो ऑलरेडी जीरो हो गया, डी भी जीरो हो गया, तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, जैसे पहले कर रहे थे, तो डी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये जीरो होगा, तो साइन बीटा डी जो डी है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बीटा बी है, ये डी नहीं है, बी है एक्चुअल में, बी है स्मॉल बी, तो साइन बीटा बी जो है ये होगा क्या, कुछ, क्योंकि ये भी जीरो पाई कुछ भी रख सकता हूँ, तो एन पाई रख सकता हूँ, एन पाई वहाँ लिख दिया था, तो यहाँ पे मैं एम पाई के इक्वल कर देता हूँ। अरे साइन बीटा बी ये जीरो है, इसका मतलब एंगल का जो वैल्यू है ना वो एन पाई के इक्वल होना चाहिए, मतलब पाई, 2 पाई, जीरो, इस तरीके से होना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ, एन पाई नहीं लिख के एम पाई लिख देता हूँ, क्योंकि एन पाई पहले काम में ले लिया था। तो यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू है ना वो क्या मिला, एम पाई बाई बी, तो बीटा का वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू लिख देना यहाँ पे। तो बीटा का वैल्यू रखा, तो ये रहो, बीटा का वैल्यू रख दिया। अब देखो अपने को हमने दो कंडीशन लगा दी x वाले टर्म्स के लिए, जिसकी वजह से एक x का टर्म हट गया और इस कांस्टेंट अल्फा का वैल्यू मिल गया। दो कंडीशन लगाई y वाले के लिए, y वाले के लिए क्या हुआ, y वाले के लिए वो एक टर्म हट गया और दूसरा ये इसका बीटा का वैल्यू मिल गया। अब दो कंडीशन लगाएंगे z वाले के लिए, इसके लिए। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना डायरेक्ट, ये जो e वाला टर्म है ना ये जीरो होता है, ये e वाला z इक्वल टू जीरो की कंडीशन की वजह से इसमें थोड़ा सा डेप्थ है, अभी मैं डेप्थ में जाऊंगा नहीं, बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि ई वाला टर्म जो है इसमें क्या है, जीरो होता है, तो ओनली इसमें क्या बचेगा, एफ वाला टर्म बचेगा। एफ वाला टर्म बचेगा तो इसका ये टर्म बच गया, इसका ये टर्म बच गया, इसका ये टर्म बच गया। ठीक है, तो साई का वैल्यू ये मिल गया अपने को, ये साई का वैल्यू मिल गया। अब देखो अल्फा और बीटा इन दोनों के वैल्यू कैलकुलेट किए थे अभी, अल्फा क्या आया था, एन पाई बाई ए, और बीटा का क्या आया था, एम पाई बाई बी। तो ये दोनों वैल्यू जो कि हम पहले ऑलरेडी यहाँ तो लिख चुके हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे भी लिख दो, ये देखो लिख दिया मैंने, ये लिखे तो फाइनली ये मिला। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो एक फाइनल कंडीशन और लगा के, हाँ देखो इसमें एक चीज़ हमने और कर ली, ये कहाँ कर ली, यहाँ से कांस्टेंट एक बीटा डी चल रहा है, कांस्टेंट एक बी चल रहा है, ये डी और बी को एक नया कांस्टेंट मैंने मान लिया, डी बी, और इसमें ई भी था एक, एफ, डी बी और एफ तीनों कांस्टेंट है, इन तीनों के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया और एक नया कांस्टेंट मान लिया हमने, ए एन एम। क्या ले लिया हमने, ए एन एम, ये सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन मिल गया मुझे फाइनल। इसमें देखो अननोन क्या है, इसमें जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या है, ए एन एम। अब ये ए एन एम का वैल्यू और फाइंड आउट करना है, जो कि ये जो सिस्टम गिवन है ना उसकी हेल्प से करेंगे। तो ये जो सिस्टम गिवन है उसकी हेल्प से एक कंडीशन और लगाएंगे हम लोग। एक कंडीशन अपने को और पता है, जैसे हमने बोला था कि ये जो क्यूबॉइड है, ये जो एक ये बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसका जो ये वाला जो फेस है ना, ये हाइट जेड की तरफ है, ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड इक्वल टू जीरो पे है और ये जेड इक्वल टू सी पे है। तो इस फेस पे ये जो फलक है इसके ऊपर एट दिस पर्टिकुलर फेस जो पोटेंशियल का वैल्यू है, विभव का मान है वो कितना है, वी एक्स कोमा वाई, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको। एक कंडीशन ये भी गिवन थी। तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, जेड इक्वल टू सी पे साई का वैल्यू क्या है, वी एक्स कोमा वाई, ये वैल्यू गिवन थी। एक कंडीशन ये भी गिवन थी वहाँ पे, जब मैंने पहले बहुत सारी बाउंड्री कंडीशंस लिखी थी ना एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो देखो जेड का वैल्यू सी रखो, इसके अंदर जेड का वैल्यू सी पुट करो, तो जेड का वैल्यू सी पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, साई का वैल्यू क्या आ जाएगा, साई का वैल्यू अब तक तो जीरो आ रहा था लेकिन अब की बार क्या आ गया, वी एक्स कोमा वाई आ गया, ये मिल गया।
अब देखो इसका इससे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इससे मुझे ANM का वैल्यू मिल जाए, यही तो टारगेट है। ANM का वैल्यू मिल जाए तो मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन के हिसाब से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का जुगाड़ बनाने के लिए देखो मैं एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन n डैश पाई x अपॉन a साइन m डैश पाई y अपॉन b, इस टर्म से इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उससे होगा क्या अभी समझ आएगा। इधर मल्टीप्लाई किया तो ये जो भी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन किया तो ये टर्म है ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। और x है उसकी लिमिट है 0 से a, और y जो है उसकी लिमिट है 0 से b, तो ये लिमिट भी लगा दी मैंने इसकी। तो ये इंटीग्रेशन भी x और y में हो रहा है क्योंकि दो वेरिएबल है ना। पहले वाले में भी किया था आपको याद हो तो, लेकिन पहले वाले में एक ही में किया था तो एक ही सिंगल वेरिएबल में इंटीग्रेशन हुआ था। इधर वाला जो इंटीग्रेशन बचा, इधर वाला इंटीग्रेशन ये आया, ठीक है, ये समझ आया। अब इधर वाला जो इंटीग्रेशन है, इधर b था ना, एक सेकेंड, इधर ये हुआ, 1 सेकेंड, इधर वाला जो इंटीग्रेशन है इसको लिखा ANM, ये लिखा, इसमें देखो इसको ये x वाला था, इसको x वाले के साथ में लिख दिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको, तो मल्टीप्लाई किया तो x वाले के साथ में लिख दिया, इसका x में इंटीग्रेशन कर दिया। ये वाला था ये y के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये y वाला टर्म के साथ में, तो ये y के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और यहाँ पे जो ये बचा ये ऐसे कैसे रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन के ये वो सिचुएशन है पहले वाली। इंटीग्रेशन में ऐसा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल होता है कि अगर ये वाला टर्म या जैसे n थीटा है और m थीटा है और d थीटा है, अगर n और m इक्वल नहीं है तो 0 हो जाता है, और n m इक्वल है तो ये जो लिमिट गिवन है ना ये 0 से है तो ये a/2 हो जाता है, लिमिट के अकॉर्डिंग, लिमिट का आधा हो जाता है वैल्यू। तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि 0 नहीं है, 0 होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम तो कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाली कंडीशन मान के चलते हैं कि सपोज n इक्वल टू m है, तो ये n इक्वल टू m है, मतलब n और n डेज इक्वल है, मतलब n इक्वल टू m का मतलब होगा कि जो दोनों ये नंबर है ना ये दोनों सेम है, n और n डेज है, यहाँ पे m और m डेज है, इसका मतलब n और n डेज बराबर है और m और m डेज बराबर है, तो ये बराबर होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा a/2, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा a/2, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा, लिमिट इसका b में है तो b/2 आ जाएगा, और ये साथ में ये बच जाएगा। तो इसका देखो ANM तो ऐसा कैसा आ गया, कहाँ गया ANM तो ऐसा कैसा आ गया, इसका वैल्यू आ गया a/2, इसका वैल्यू आ गया b/2, और ये जो टर्म था ये ऐसा का ऐसा आ गया, ये रहा। इधर वाला जो था उसको केवल इंटीग्रेशन की फॉर्म में ही रख दिया मैंने, जैसा भी था वैसा। और ये जो ANM का वैल्यू है, ANM का वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इस तरफ भेज दो तो ANM बच जाएगा, ANM का जो भी वैल्यू आएगा ये आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगा इसको ऊपर ले जाके रख देना, आपका फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट? अरे चमक रहा है ना आपको? तो ये जो है सिचुएशन ये मिल गई अपने को। देखो ANM ये क्या किया मैंने, ये इसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेजा तो ये पावर नेगेटिव थी तो ऊपर आएगी तो इधर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये AB/4 था तो 4 ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, ये मिल गया, ये ANM का वैल्यू मिल गया। तो ANM का जो भी वैल्यू है ये अगर हम लोग रख देंगे तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, साई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ANM का जो भी वैल्यू मिलेगा तो साई का वैल्यू अपने को मिल जाएगा, ये मिल गया, फाइनल खत्म हो गया भैया। साई कहाँ पे था, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये इंटीग्रेशन चालू किया था उससे पहले देखो, हाँ एक सेकंड, साई ये था अपने पास में, तो ये ANM का जो वैल्यू है वो जो नीचे आया है ना अभी वो रखा हमने, वो रखा है, तो ये फाइनल सॉल्यूशन इसके साथ में मिल जाएगा अपने को। ANM का बस वैल्यू पुट कर देना इसके अंदर, तो ANM का जो वैल्यू है ये आया है, ये वाला वैल्यू पुट कर दो, ये वाला वैल्यू पुट किया, ये वाला पूरा सिस्टम, तो ये वाला पूरा सिस्टम पुट किया, तो ये वाला ANM का वैल्यू आ गया, साथ में ये भी था वहाँ पे ऊपर इक्वेशन में, तो ये आ गया, तो ये आपको क्या मिल गया, साई का वैल्यू मिल गया। इससे पहले जो 2 डायमेंशन वाला जो मैंने प्लेट वाला करवाया ना वो थोड़ा क्वेश्चन मोस्ट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी इस यूनिट के अंदर है कि सारी चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि अब जब इतना ही कर रहे हो तो और किसी में आप मोस्ट के हिसाब से पढ़ लो, पर मैं ये बोलूँगा कि जो मैथमेटिकल फिजिक्स में उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लो, मेरे साथ साथ मेहनत कर लो, अच्छे से निकल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने को 2 क्वेश्चन हो गए, मैं एक बार थोड़ा सा इनका बता देता हूँ सिनेरियो क्या किया हमने क्या क्या किया।
देखो क्या किया हमने 2 डायमेंशनल जो लाप्लास इक्वेशन है ये डेल स्क्वायर, ये 2D में और हमने 3D में, इन दोनों में हमने सबसे पहले तो क्या किया, इनके सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, साई का वैल्यू कैलकुलेट किया x और y के टर्म्स में, और इसमें साई का वैल्यू कैलकुलेट किया क्योंकि 3D में है तो x, y और z के टर्म्स में। ठीक है, पहले लेक्चर में ये किया। सेकेंड लेक्चर में, इस लेक्चर में क्या कंप्लीट कर लिया हमने, ये इसका एक एप्लीकेशन किया, और वो एप्लीकेशन कहाँ पे काम में है, 2 प्लेटों के बीच में एक तार जा रहा है, एक वायर पास हो रहा है और ये चार्ज्ड वायर है, एक ये क्या है आवेशित तार है, इसकी वजह से हमारे को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल साई 1, एक तरफ पोटेंशियल साई 1 आ गया, दूसरी तरफ साई सेकंड आ गया, इन दोनों के वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये इसका एप्लीकेशन हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन के लिए क्या किया, एक बॉक्स है, इस बॉक्स की वजह से क्या करना है अपने को, बॉक्स की वजह से अपने को क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग 3 डायमेंशनल जो लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसको यूज किया, और इस पे जो बाउंड्री कंडीशन है वो लगा रहे हैं। और दोनों को सोल्व करते वक्त एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना, बाउंड्री कंडीशन लगाइए। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है अपना जो लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसके अंदर जो कांस्टेंट है उन कांस्टेंट्स का वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये बाउंड्री कंडीशन लगा कांस्टेंट के वैल्यूज को हटा रहे हैं या जिन जो रह रहे हैं उनके वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर करके पुट किए हैं हमने। ठीक है, ये सब कुछ सिस्टम है। चलो ये फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से किस किस तरीके से एप्लीकेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो करीबन 2-2.5 घंटे के लेक्चर इस यूनिट से और रहेंगे और ये फिनिश हो रहा है। तो मतलब करीबन 4-5 घंटे के ये अंदर ये आपकी यूनिट पूरी फिनिश हो जाएगी, और आप इसको रिवाइज करना और लिख लिख के रिवाइज करना। ऐसे तो आप समझ में आ जाएगा नोट्स में, बट आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अभी 8-10-12 दिन है आपके पास में, करीबन 15 दिन है एग्जाम के, तो आराम से इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए भैया, ये बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। और देखो हम लोगों क्या है, CSR नेट, IIT JEM, MSc एंट्रेंस के जो एग्जाम्स होते हैं ना उनकी प्रिपरेशन कराते हैं, तो किसी को करना हो तो एग्जाम बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और BSc की तो करवाते ही हैं, तो जिसको भी नेक्स्ट ईयर के लिए अगर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने जूनियर्स को, फ्रेंड्स को वगैरह सजेस्ट करना चाहते हैं तो उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तो ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचेगा, तो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम या जहाँ पर भी आप लिंक शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स पे, सब पे शेयर करो। ठीक है, अरे फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आपकी हेल्प मिल रही है, आपकी हेल्प हो रही है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हो, सबको फायदा हो जाएगा, तो इसमें बुरा क्या है। तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, चलिए, और कमेंट करके फीडबैक बताते रहना कि हाँ इसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। अब एग्जाम में देखो, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अब डायरेक्टली पेपर पैटर्न ही बहुत अलग आ गया तब तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल पैटर्न से आया तो चीज़ें आराम से आपका हो जाएगा अच्छे से। बाकी थर्ड ईयर के जैसे आ गया तो अलग बात है, फिर तो आप सब कुछ पढ़े हुए तब भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग ये सोच के चलते हैं पॉजिटिव वे में कि हाँ अच्छा आएगा पेपर। ठीक है, तो करो प्रिपरेशन, लगे रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू।